हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन आनंदिता मेडिकेयर लिमिटेड का जो एसएमई आईपीओ आया हुआ है, इसके बारे में अपन यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। साथ में इस आईपीओ को अपन अच्छे से रिव्यू करेंगे कि इस आईपीओ में अपन क्या करके चल सकते हैं, जीएमपी वगैरह कितने हैं, सारे डेटा अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अपनी ये कंपनी है आनंदिता मेडिकेयर, ये कंपनी करती क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कंपनी क्या है, प्रोटेक्शन मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी काम करती है। कॉन्डम्स वगैरह होते हैं, तो ये कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। जो मेल प्रोटेक्शन होती है उनको प्रोवाइड करती है, और साथ में धीरे-धीरे इन्होंने फीमेल प्रोटेक्शंस में भी यहाँ पर इन्होंने पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया हुआ है। अब इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करी जाए, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री 9 से 12% के सीएजीआर मतलब एनुअली इस रेट से ग्रो कर सकती है आने वाले 5 से 6 साल तक। पर देखना ये हुआ कि इस ग्रोथ में ये कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है। प्राइस की बात करी जाए तो ₹145 के शेयर पे इसने प्राइस रखा हुआ है। जीएमपी की बात करी जाए तो यहाँ पर ₹65 का जीएमपी है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 45% का जीएमपी चल रहा है इश्यू प्राइस के ऊपर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि अकेले जीएमपी के बेसिस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी आईपी में, तो ये सही अप्रोच नहीं है। आपको ओवरऑल डेटा देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी ओवरऑल कैसी परफॉर्म करती है, या फिर फाइनेंशियल डेटा कैसा है कंपनी का, और साथ में कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। तो ये सारा डेटा अभी अपन इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो आईपीओ की डेट यहाँ पे 22 अगस्त से आईपीओ स्टार्ट हो गया है, 26 अगस्त आईपीओ की लास्ट क्लोजिंग डेट होगी। अलॉटमेंट अपन को 28 अगस्त को शाम को देखने को मिल जाएगा। लिस्टिंग इस आईपीओ की यहाँ पर 1 सितंबर को हो जाएगी। तो यहाँ पर इश्यू साइज की बात करी जाए तो 65 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। तो यहाँ पर साइज बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये कंपनी क्या है, एसएमई सेगमेंट की कंपनी है। तो एसएमई सेगमेंट में क्या है, छोटा इश्यू साइज होता है। तो ये कंपनी अपना जो वर्किंग कैपिटल है वहाँ पर ये पैसा लगाने वाली है। साथ में कंपनी अपने एक्सपेंशन में ये पैसा यूज़ करने वाली है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, और शेयर्स आपको 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और आपका जो अमाउंट रहेगा वो 2,90,000 रहेगा। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2,90,000 का ही अमाउंट आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2,90,000 पे अगर अपन जीएमपी जो चल रहा है उसके बेसिस पर अगर अपन प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें कि अपन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है रिटेल कैटेगरी में, अगर अपन दोनों के दोनों लॉट सेल कर देते हैं, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पर 1,30,500 रुपए यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर जितना जीएमपी चल रहा है, जीएमपी कितना चल रहा है, 45% का यहाँ पर जीएमपी चल रहा है। अगर इसी जीएमपी पर लिस्ट होता है तो यहाँ पर हमको ये प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, ये प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि इससे और ऊपर लिस्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि इस प्राइस से और नीचे लिस्ट हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी किस प्राइस पर लिस्ट होने की होती है, या पॉजिटिव लिस्टिंग जो होती है अगर कंपनी की, वहाँ अगर जो अगर चांसेस देखते हैं तो सारा डेटा अपन को चेक करना पड़ता है कि कंपनी कहाँ पर काम कर रही है, किस सेगमेंट में काम कर रही है, ग्रोथ वगैरह कैसी है। और देखिए अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो ये सोच के ज़रूर अप्लाई करिए कि अगर मान लीजिए आईपीओ अगर डिस्काउंट में लिस्ट होता है, तो क्या आप वहाँ पर जो लॉस है, क्या आप उसको लेने के लिए रेडी होंगे? क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। मान लो कि भाई 10% पे डिस्काउंट पे लिस्ट हो गई, तो अब आपका यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो यहाँ पर देखिए 2 अप्रोच हो सकती हैं। कि पहला अप्रोच तो ये है कि भाई आप यहाँ पर लॉस लेके निकल जाएँ, ठीक है? क्योंकि आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, आपने लॉस ले लिया, ठीक है, आप दूसरे आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि भाई आप एज़ अ इन्वेस्टर बन जाएँ उस कंपनी में, ठीक है? अब इन्वेस्टर बनने के लिए आपकी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी अगर आगे ग्रो नहीं करेगी तो हमारा जो शेयर का प्राइस है उसके ऊपर जाने के चांसेस ही बहुत कम हो जाएँगे। इसलिए हमको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है हर पॉइंट से कि अगर हम किसी कंपनी में आईपीओ में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, खासकर एसएमई आईपीओ में, तो क्या वो ऐसी कंपनी है जहाँ पर हम एज़ अ इन्वेस्टर के तौर पे बन के चल सकते हैं। स्मॉल एचएनआई की बात करी जाए तो यहाँ पर 3 लॉट आपको मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे। 3,000 शेयर्स यहाँ पर आपको चाहिए रहेंगे, और यहाँ पर अमाउंट रहेगा 4,45,000 का। तो अगर यहाँ पर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आपको 3 लॉट मिलेंगे, और 3 लॉट पे जो 45% का जीएमपी पे अगर लिस्ट होता है तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिला जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है। हो सकता है कि आईपीओ और अच्छा लिस्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा लोअर एंड पे भी ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। लेकिन हायर एंड पे या लोअर एंड पे कहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये सारे डेटा अपन कंपनी के फाइनेंशियल डेटा और कंपनी की वैल्यूएशन वगैरह जो है, वो सारा डेटा अपन चेक करके डिसाइड करते हैं। बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 7 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम, और 7,000 शेयर्स आपको मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको अमाउंट चाहिए रहेगा 10,15,000 का ब्लॉक करने के लिए। अब दोस्तों ध्यान रखिए, बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको
3 लॉट ही मिलेंगे। कहने का मतलब है कि आपको 3000 शेयर्स ही मिलेंगे और अमाउंट जो आपके यहाँ से डिडक्ट होगा वो 4,35,000 ही होगा। लेकिन आपको अप्लाई यहाँ पे 10,15,000 मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अमाउंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारे मिलने की। तो जो हमारे यहाँ पे चांसेस होते हैं आईपीओ मिलने के, वो थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं इन कंपैरिज़न टू स्मॉल एचएनआई, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एचएनआई वाली जो कैटेगरी है, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर सबसे एक और इम्पोर्टेंट डेटा जो है वो है फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा देखना ज़रूरी ये होगा कि कंपनी भाई हर साल कंपनियों का रेवेन्यू क्या है, ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे, तो मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक का डेटा प्रेज़ेंट है। तो देखिए 2023 में 36.1 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, इतना कंपनी ने सेल्स करी थी। उसके बाद ये इंक्रीज़ हुआ है मार्च 2024 में 46.5 करोड़, तो यहाँ पे अच्छी खासी जंप रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद मार्च 2024 से मार्च 2025 में 77.1 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है, ये भी काफ़ी अच्छा डेटा है। तो इसको अपन कह सकते हैं, अगर हर साल, साल भर साल की जो ग्रोथ है, अगर उसको अपन सीएजीआर के टर्म्स में देखें, तो यहाँ पे 46.43% की ग्रोथ अपन को दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ग्रोथ अपन को फिलहाल देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, कि सेल्स के बाद कंपनी अपना खर्चा निकालने के बाद इतना प्रॉफिट कर रही है। तो मार्च 2023 में कंपनी ने 35 लाख मतलब 0.35 करोड़, उसका मतलब 35 लाख का ही यहाँ पे प्रॉफिट किया था। उसके बाद 2024 में यहाँ पर 3.84 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट किया, काफ़ी अच्छा जंप कह सकते हैं प्रॉफिट में। उसके बाद यहाँ पर लगभग 5 टाइम्स या 4.5 टाइम्स यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप दिखाया है। 2025 में 16.42 करोड़ का, ये भी बहुत ही बेहतरीन जंप हम कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो सीएजीआर के टर्म्स में देखेंगे तो साल भर साल यहाँ पे 584% के हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दी है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा हायर एंड पे अपन को ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। अब कंपनी के कर्जे की बात कर ली जाए, तो कंपनी का कर्जा 2023 में था 22.6 करोड़, 2024 में फिर इंक्रीज़ हुआ है मार्जिनल से, मतलब थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है 24 करोड़ के आसपास, 2025 में 27.4 करोड़। और सीएजीआर ग्रोथ अगर अपन देखेंगे साल भर साल यहाँ पे 10% से कंपनी का कर्जा बढ़ा हुआ है। तो इसको डेटा को अपन स्लाइटली अभी इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो बहुत हाई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो कंपनी अपना कर्जा है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही है। अब ये तो प्रेज़ेंट की बात है, फ्यूचर में अगर कंपनी को ऐसी ही ग्रोथ चाहिए या फिर कंपनी को अच्छा चाहिए, मतलब जो कंपनी की बोरिंग्स हैं उसको मैनेज करके चलना है, तो कंपनी को फ्यूचर में भी अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ इनको अच्छी खासी दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा और है जिनको अपन इंडिकेटर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इनके बेसिस पर भी हमको देखना ज़रूरी होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए कि भाई हमने कितना पैसा लगाया, उस पे हमको कितना प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पे 41.7% के हिसाब से हमको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी जाए कि पूरा पैसा, कर्जा वाला पैसा भी मिला के कि हमने अपना पैसा लगाया, कर्जा वाला पैसा भी हमने मिलाया, उसपे हमको कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है या फिर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर, तो यहाँ पे 37.42% है यहाँ पे, ये भी डेटा काफ़ी अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर अपन देखेंगे तो 0.7 का यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। तो कह सकते हैं कि इतना अभी जिस हिसाब से कंपनी रेवेन्यू और ग्रोथ दिखा रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा रही है, तो इसको मैनेज करके चल सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो भी काफ़ी बेटर है यहाँ पे 21.3% का, तो ये डेटा भी काफ़ी अच्छा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि वैल्यूएशन, कंपनी किस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। क्योंकि कंपनी का जीएमपी कितना भी हो या फिर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कितना भी अच्छा हो, अगर कंपनी की वैल्यूएशन एक फेयर वैल्यूएशन या फिर अच्छी वैल्यूएशन नहीं होगी, तो भाई अगर ओवर वैल्यूएशन होगी तो ऐसी कंपनी में हम आईपीओ में अप्लाई करके क्यों चलेंगे? अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में मिल रहा होगा, तो मान लो कोई कितनी भी कच्ची कंपनी है, उस प्रोडक्ट को अगर वो 20 रुपए में लेकर आएगी, तो हम उस प्रोडक्ट को क्यों ही खरीदेंगे? जब तक वो 10 रुपए में लेके नहीं आएगी या फिर 8 रुपए में लेके नहीं आएगी, तो तभी हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ना। अगर मार्केट में जो चीज़ मिल रही होगी उससे सस्ता मिलेगा या फिर उसके कंपैरिज़न में उसी के आस-पास मिलेगा या फिर हमको उतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही होगी तो। तो अब इस पैरामीटर को चेक करने के लिए जो हम वैल्यूएशन चेक करते हैं, वो हम पीई रेशियो से चेक करते हैं। पीई रेशियो का मतलब है कि अगर हम कंपनी हमको ₹1 कमा के दे रही है, तो उसके लिए हम कंपनी को कितने रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पर पीई रेशियो 15 का है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कंपनी हमको ₹1 कमा के दे रही है, तो उसके लिए हम कंपनी को ₹15 देंगे। तो अब ये कंपैरिज़न हम लिस्टेड जो कंपनी है स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी जो लिस्ट कर चुकी हैं, उनसे कंपैरिज़न करेंगे कि वहाँ पर पी रेशियो कितना है, वहाँ पर हम ₹1 अगर हमको अर्न करना है, तो उसके लिए हमको कितना पैसा देने की ज़रूरत पड़ती है।
तो यहाँ पर एक कंपनी से यहाँ पर कंपैरिज़न करेंगे, क्यूपिड लिमिटेड की कंपनी है, ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो यहाँ पर देखिए पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 97 का पीई रेशियो है। कहने का मतलब है ₹1 अगर ये कंपनी हमको अर्न करके देगी या कमा के देगी, तो उसके लिए हम कंपनी को ₹97 दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, यहाँ पर अगर अपन को ₹1 अर्न करना है, तो उसके लिए अपन सिर्फ ₹16 दे सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अपनी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, एक फेयर वैल्यूएशन पर कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो हमने यहाँ पर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया, वो काफ़ी सही चल रहा है। फाइनेंशियल डेटा चेक कर लिया, तो वो भी हमको थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करने जा रही है, हो सकता है वहाँ पे अपनी ग्रोथ अपनी कंपनी बनाई रखे। और साथ में वैल्यूएशन वाइज़ भी अगर हम डेटा देखें, तो वैल्यूएशन वाइज़ भी हमको यहाँ पर कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इन सब डेटा को देखते हुए देखिए मैं इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं फुल फ़ोर्स में अप्लाई करूँगा। अगर मैंने देखिए एक और आईपीओ चल रहा है क्लासिक इलेक्ट्रोड्स का, अगर मैंने वहाँ पे बिग एचएनआई की एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो अगर मान लीजिए मैंने वहाँ पे रिटेल या फिर स्मॉल एचएनआई लगाई, तो मैं अपना पैसा इस आईपीओ में, आनंदिता मेडिकेयर में और क्लासिक आईपीओ में डिवाइड कर दूँगा। मैं दोनों आईपीओ में अप्लाई करूँगा। लेकिन अगर मैं क्लासिक में बिग एचएनआई में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास फंड नहीं बचेगा, तो मैं यहाँ पर इस वाले आईपीओ को इग्नोर करके चलूँगा, क्योंकि देखिए भले ही जीएमपी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जो क्लासिक का जो लीड मैनेजर है ना, जो लीड मैनेजर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है क्लासिक इलेक्ट्रोड्स, तो मेरा थोड़ा-सा भरोसा यहाँ पर ज़्यादा है कि क्लासिक इलेक्ट्रोड्स को हम एज़ एन इन्वेस्टर भी मैं उसको होल्ड करके चल सकता हूँ, अगर वहाँ पे वो डिस्काउंट वाले होता है तो। वैसे तो मैं दोनों में अप्लाई करके चलने की ट्राई करूँगा। बाकी मैंने आपको अपना डिसीज़न बता दिया कि मैं इस आईपीओ में भी अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जो क्लासिक वाला आईपीओ है, इसमें मैं अगर रिटेल कैटेगरी या फिर स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करता हूँ तो। पर अगर मेरे को दोनों में से कोई एक चॉइस दी जाए, तो मैं यहाँ पर क्लासिक को प्रेफ़र करूँगा पहले, उसके बाद सेकंड नंबर पर मैं यहाँ पे इस आईपीओ को, जो आनंदिता आईपीओ है, इसको मैं यहाँ पर प्रेफ़र करूँगा। आप इस आईपीओ में क्या कर रहे हैं? आप मेरे को डेफ़िनिटली कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप जॉइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।